हम्म। सो तो हम लोगों ने आखिरी वाली क्लास में क्या देख लिया था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत अभी हम पढ़ रहे थे। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में हम लोगों ने फिर अभिसारी शुरू किया था, अभिसारी प्लेट किनारा। अभिसारी में हमने देखा था कि अभिसारी जब होगा, जब दोनों आपस में दो प्लेटें ऐसे आएंगी, तो वो दो प्लेटें हो सकती हैं महाद्वीप महाद्वीप भी हों, महासागरीय महासागरीय भी हों, और हो सकती है एक महाद्वीप एक महासागरीय हो। तो हमने फिर देखा था कि पहले महाद्वीप और महासागरीय वाली प्लेट हमने अभिसरित कराई थी, उसमें हमने देखे तो उसके उदाहरण देखे, उसमें क्या क्या क्रिया थी वो देखी थी। फिर हमने देख लिया था दूसरी वाली की महाद्वीपीय मतलब महासागरीय महासागरीय हमने ओशियानिक ओशियानिक लड़ाई। अब तीसरा वाला उदाहरण बचा है, एक देख रहे हैं कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का जब अभिसरण होगा तब क्या होगा, तब क्या क्या घटनाएं बनेंगी, तो वो चीज़ हम इस बार लास्ट वाले में देखेंगे। तो जब देखो महाद्वीपीय प्लेटें अभिसरित होंगी, तो उसमें हमने फिर लिख ही रखा है कि जब तो क्या होगा कि एक महाद्वीप प्लेट ये है अगर, ठीक, और एक महाद्वीप प्लेट ये है, तो ये महाद्वीप महाद्वीप प्लेट है तो बीच में तो सागर ही होगा। तो इन महाद्वीप प्लेटों में क्या होगा, पहले तो इन जब ये इधर गति करेगी और ये इधर गति जब अभिसरित होंगी, तो पहले तो इनके मध्य में जो महासागर का भाग है वो वह कैसे न कैसे कर भरेगा, यानी कि इसके जो अवसाद होंगे वो अवसाद इकट्ठे होंगे, ठीक है, यानी कि जल इधर उधर जाएगा और अवसाद यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे ऐसे करके। तो यानी कि ये जो, और फिर उसके बाद में जो महाद्वीप में ऐसे करके खांचे बने होंगे, फिर उसके बाद जब ये जब पूरा हो जाएगा, यानी कि पहले इसके महासागर वाला भाग भरेगा, उसके बाद में ये प्लेटें आपस में संपर्क में आएंगी, ठीक। अब ये प्लेट इधर को गति कर रही है, ये प्लेट इधर गति कर रही है, तो ये संपर्क में आएंगे, फिर इनके बीच में जो जो गैप है फिर बाद में भरी जाएंगे। तो यानी क्या है, सबसे पहले प्लेटों के मध्य जो महासागरीय वाला भाग होगा वो बंद होगा, उसके बाद में प्लेटें आपस में संपर्क में आएंगी, ये संपर्क में आएंगी। तो ये संपर्क में जो ये वाले क्षेत्र में संपर्क आ रहे हैं, तो ये संपर्क में देखो, ये जो सब इस संपर्क में आए तो इस वाले ऐसा लग रहा है सिला, अब जब जुड़ जाएंगी जब पूरी, अगर मान लो ऐसे ऐसे करके हैं प्लेटें और ऐसे ऐसे बनी हुई हैं, तो जब ये पूरी एक तरह से जुड़ जाएंगी तो लगेगा सिला हुआ लगेगा हमें। तो इसको इस जो संपर्क वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सचर क्षेत्र, यानी सीवन क्षेत्र, यानी सिला हुआ। सचर का मतलब एक तो सीवन बोलते हैं, सीवन का मतलब सिला हुआ होता है। तो सिला हुआ ऐसा लगता है कि जब सिल दिया आपने किसी को, दो चीज़ें जोड़ दी ऐसे करें, तो ये ऐसे जब पूरा जब संपर्क में आ जाएंगे। अभी तो दौरान क्या होता है, जब दौरान ऐसा होगा कि ये ऐसे वैसे होंगे, तो इनमें ये खांचा यहाँ टकरा रहा होगा, ये यहाँ टकरा रहा होगा, ये यहाँ टकरा रहा होगा, ऐसे ऐसे खांचे बने होंगे, तो ये आपस में टकरा रहे होंगे ऐसे करके। ये जो नकल से हम लोग आपस में लड़ा तो ऐसे फिक्स होने चाह रहे होंगे आपस में, कैसे कहीं से फिक्स होता है, एक दूसरे को जोर लगा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो उसमें जहाँ जहाँ फिक्स होते रहेंगे वहाँ वहाँ बैठते रहेंगे, जो जो खांचा फिट होता रहेगा, जो जो खांचा फिट होता है वो बैठता रहेगा, अगला अगला फिट होगा, तो ऐसे, और बीच में बलित पर्वत जो बनेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यानी इस वाले जो बीच वाले संपर्क क्षेत्र को, यानी संपर्क क्षेत्र को क्या बोलेंगे, सचर क्षेत्र बोलते हैं, या फिर सीवन, इंग्लिश में हिंदी में ऐसे सीवन बोलते हैं। सीवन का मतलब सिला हुआ होता है, और इंग्लिश में सचर को लिखेंगे SUTUR, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग CH की स्पेलिंग भी लिखते हैं, तो वो सब चीज़ समझ में आई। यानी कि ये क्या हुआ, सीवन क्षेत्र, सचर क्षेत्र और अपेक्षा। अब इसमें देखो इस वाले में क्या हुआ, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व और वेग वाली क्षेपित प्लेट। तो यानी क्या हो जाएगा कि जो अब जब दो प्लेटें लड़ाएंगी आपस में, जैसे इसमें देखेंगे हिमालय पर्वत वाले में देखेंगे कौन कौन सी दो प्लेटें आएंगी, तो हम समझेंगे वो उदाहरण में। पहले क्या होगा, तो जिसका अपेक्षाकृत, दोनों प्लेटों में अपेक्षाकृत जिसका अधिक घनत्व होगा, जिसका वेग अधिक होगा, वो प्लेट क्षेपित हो जाएगी, यानी उसका क्षेत्र हो जाएगा, सबडक्शन जोन में चला जाएगा, तो ये होगा। फिर उसके बाद क्या पॉइंट है, प्लेट बहुत नीचे तक नहीं जाती है इसमें, यानी कि जब दो प्लेटें हैं, ठीक, ये दोनों प्लेट आपस में लड़ रही हैं और दोनों प्लेटें महाद्वीपीय महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है, तो क्या इन दोनों के लगभग लगभग घनत्व में बहुत अंतर नहीं होगा। जब एक तो महासागरीय प्लेट होगी, एक महाद्वीप प्लेट होगी, तो महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होगा, तो फिर नीचे चली जाएगी बहुत ज़्यादा, और बहुत गहराई तक चली जाती है। वो हमने फिर देखा कि इतनी गहराई तक चली जाती है, बताती बेनी ऑफ जोन एरिया बनता है। ये क्या है, महाद्वीप महाद्वीप प्लेट है, तो बहुत ज़्यादा घनत्व में अंतर नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा, मान लो इसका घनत्व अगर अधिक है थोड़ा हो, तो ये बहुत नीचे तक नहीं जाएगी। बहुत नीचे तक नहीं जाने के कारण तो यहीं पर नीचे थोड़ा ऊपर कम नीचे, तो दुर्बलता मंडल में अधिक प्रवेश नहीं करेगी ये। तो यहाँ पे ये लिखा कि प्लेट बहुत नीचे तक प्रवेश नहीं कर पाती है, तो अतः उसका कम भाग ही पिघलता है, यानी कि दुर्बलता मंडल में इतना ही भाग जा पाएगा, क्षेपित भाग तो बहुत कम ही क्षेपित हुआ, तो एक क्षेपित भाग बहुत कम है, तो यही पिघलेगा बहुत बहुत। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अगर ये बहुत नीचे प्लेट चली जाती, अगर ये प्लेट नीचे ज़्यादा चली जाती, तो जब ज़्यादा नीचे लंबे तक चली जाती, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर दुर्बलता मंडल में ये पिघलती बहुत, फिर यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होते। लेकिन चूंकि ये बहुत नीचे तक प्लेट नहीं जा रही, यहीं तक रुक जा रही है, यानी कि प्लेट क्या है, वो यहीं तक चली जा रही कम, क्योंकि अधिक घनत्व में ज़्यादा अंतर है ही नहीं दोनों प्लेटों में, तो कम पिघलेगी, और कम पिघलेगी तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पर नहीं होते। जब जब महाद्वीप महाद्वीप प्लेट टकराएंगे आपस में, तब वहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे, लेकिन अब भूकंप जरूर आएंगे, क्योंकि जब आपस में दोनों लड़ेंगे, ऐसे अगर खांचे बने होंगे इनमें, तो टक्कर मारेंगे आपस में, तो जहाँ जहाँ फिक्स होते जाएंगे, तो उसमें क्या भूकंप जरूर आएंगे, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे। उद्गार क्यों नहीं होंगे,
क्योंकि ये बहुत अधिक नीचे तक नहीं जा पाएंगे दुर्बलता मंडल में, तो दुर्बलता मंडल में जाके पिघलेंगे नहीं, इनके क्षेपित भाग चट्टान के खनिज गलेंगे नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे। और भूकंप बहुत आएंगे, ये यहाँ ध्यान रखना, ऊंचे बलित पर्वतों का निर्माण होगा। और यहाँ पर क्या है, जब प्लेट आपस में टकराएंगे तो ऊंचे बलित जो अवसाद थे, जो बीच में सागर था उसके अवसाद इकट्ठे होते रहेंगे और वो बीच में ऐसे उठते रहेंगे ऊपर की। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। यानी कि इससे क्या, महाद्वीप प्लेट में क्या है, बलित पर्वत तो बनेंगे ऐसे करके ऊंचे ऊंचे, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे, वोल्केनिक इरप्शन नहीं होंगे। ठीक है, और भूकंप जो होंगे, अर्थक्वेक्स होंगे, वो आएंगे, बहुत तीव्र भूकंप भी आ सकते हैं। ठीक है, और एक टाइम बाद बहुत झटके भी लेके, जो हिमालय वाला हम देखेंगे, अभी उदाहरण समझेंगे। तो ये इतना हो गया कि जब महाद्वीप प्लेट अभिसरण होंगे तो उसके बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या होगा, उनके बीच में जो महासागरीय भाग होगा वो बंद होगा। जब वो महासागरीय भाग बंद हो जाएगा उसके बाद में प्लेटें आपस में संपर्क में आएंगी। जब प्लेटें संपर्क में आएंगे तो इन संपर्क वाला क्षेत्र बनेगा, इस वाले संपर्क क्षेत्र क्या बोलेंगे, सचर क्षेत्र या सीवन क्षेत्र बोलेंगे। फिर इस सीवन क्षेत्र के दौरान कि जो अब जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, और अधिक घनत्व होगा लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा दूसरी वाली प्लेट से घनत्व, तो इसलिए दूसरी वाली प्लेट पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे। मतलब जो प्लेट नीचे जाएगी उस दूसरी प्लेट पे होता था ना उद्गार, तो ज्वालामुखी प्लेट इस वाले दूसरी वाली प्लेट पे, जो प्लेट नीचे जाएगी उसके दूसरी वाली प्लेट पे ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेट जो है जो क्षेपित हुई है वो बहुत नीचे तक नहीं गई दुर्बलता मंडल में, इसलिए वो कम पिघली है, तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होंगे। और क्या होगा, भूकंप आएंगे, और भूकंप के साथ साथ में हम देखेंगे कि वहाँ पे बलित पर्वत का निर्माण भी होगा। तो अब उदाहरण समझते हैं इसके। उदाहरण में देखेंगे तो जैसे हिमालय पर्वत, ये दो महाद्वीपीय प्लेट है। अब बताओ कौन कौन सी महाद्वीपीय प्लेट टकराई होंगी हिमालय पर्वत के निर्माण में। हिमालय पर्वत के निर्माण कौन कौन सी महाद्वीपीय, हमने 7 बड़ी बड़ी प्लेटें पढ़ी। एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखी थी हमने, भाई जो भारत वाले ये सब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और ऊपर कौन सी प्लेट थी, यूरेशियाई प्लेट। तो ये भारत जब ऐसे ऐसे करके यहाँ से हमने देखा था, बाद में समझेंगे कि भारत ऐसे लगा, तो यहाँ पे जाके जब भारत ऐसे टकराया यहाँ पे, तो ये यूरेशियाई प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। जो यूरेशियाई प्लेट की गति इधर के लिए थी हमने देखी थी, वो भारतीय प्लेट की गति इधर के लिए टकरा था। पूरा उसका नाम क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो उसका इंडियन वाला जो भाग है, तो वो जब इससे टकराएगा तो ये दो महाद्वीपीय प्लेट है ना, तो ये दो महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही है, तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यानी इनमें 2 प्लेट है, कौन कौन सी लिख लोगे, एक होगी यूरेशियाई प्लेट और एक होगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी भारतीय प्लेट उसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब यही, अब कुछ लोग हालांकि ये भी बताते हैं कि जो भारत की जो गति है ना, जैसे भारत की गति लगातार, जैसे यहाँ पे अफ्रीका था, ठीक, तो अफ्रीका से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे भारत ऐसे करके ऐसे करके और यहाँ पर वाइट फाइनल जाके यहाँ पे टकराया। ठीक, भारत का ऐसे से यहाँ से पहुँचा मेडागास्कर के यहाँ से निकलते हुए, और आज भारत फाइनली यहाँ पे टकरा हुआ है जो यूरेशियाई प्लेट है, यानी कि उस यूरेशियाई प्लेट से आज टकरा हुआ, यानी गति भारत की ऐसे है, इधर को जा रही है। तो ये गति भारत की, और अभी भी भारत उत्तर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, गति कर रहा है। तो कुछ लोग बताते हैं कि अभी, मतलब कुछ लोग संबंध हालांकि गति बताते हैं, हम गति पढ़ चुके हैं क्यों गति हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ जो इंडियन ओशियन में ना, यहाँ पे ना हल्का से कटक है, छोटा सा, तो कटक के सहारे इधर को धक्का पड़ रहा है, इधर को धक्का पड़ेगा ना, महासागर का प्रसरण हो रहा है ना, महासागर फैल रहा है, उसका सागर हमने देखा, सागर ने तल जो प्रसरण पड़ा था उसमें क्या कटक के सहारे देखा सागर क्या फैल रहा है। तो ये जो फैल रहा है, जब इधर को जब सागर बढ़ रहा है तो इसके कारण भी भारत इधर को बढ़ रहा है। तो कुछ लोग गति, भारत की जो गति उत्तर की ओर है कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष के लिए, तो ये बताते हैं किसके कारण भी है, कटक के द्वारा भी है। ठीक है, तो ये समझ रहे हो, यानी कि इसमें उदाहरण क्या दे दो, हिमालय पर्वत का। अब जैसे क्या है, जो यूरोप ऐसे अफ्रीका, पूरा जो अफ्रीका है ना ऐसे करके बना हुआ, तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और यहाँ पे जो यूरेशिया वाला पूरा यूरोप वाला है, तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो जो भूमध्य सागर है बीच में पड़ा हुआ, फिर आगे यहाँ पे अरब प्रायद्वीप वगैरह, लाल सागर बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना यूरोप और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के बीच में क्या है, भूमध्य सागर है। तो ये क्या है, अफ्रीका की प्लेट भी इधर गति कर रही है और यूरेशियाई प्लेट भी थोड़ा नीचे कैसे आ रही है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि यूरोप के जो आल्प्स पर्वत है, यानी कि यूरोप में क्या हुआ है, यहाँ पे आल्प्स पर्वत बन गए, यहाँ पे पर्वत बन गए आल्प्स, और अफ्रीका में क्या है, यहाँ पे यूराल ऐसे एटलस पर्वत बन गए हैं। ठीक है, अफ्रीका में एटलस पर्वत और यूरोप के यहाँ पे आल्प्स पर्वत बन गए। अब बीच में क्या है, बीच में है सागर, तो बीच में भी सागर है। तो हमने भी बात क्या करी कि जब महाद्वीप प्लेट का अभिसरण हो रहा होगा, ये प्लेट ऐसे मान ली आ रही है और इधर को जा रही है, तो महाद्वीप प्लेट का जब अभिसरण होगा तो पहले बीच का जो जल वाला भाग है पहले वो भरेगा। तो ये क्या है कि ये उदाहरण है, ये इसी का उदाहरण है कि ये महाद्वीप वाली प्लेट आ रही है और ये भी महाद्वीप प्लेट आ रही है। तो इन दोनों का ही उदाहरण में आ रहा है। लेकिन क्या हमने जो कहा कि पहले ये वाला भाग बंद हो जाएगा मध्य सागर वाला, तो अभी ये बंद हो रहा है धीरे धीरे, पूरा नहीं हुआ। यानी ये अभिसरण की प्रक्रिया पूरी कब हो जाएगी, जब ये ऊपर ऊपर चली जाए महाद्वीप वाली प्लेट अफ्रीका की और यूरोप वाली प्लेट इधर आ जाए, तो ये बीच का जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र पूरा बंद हो जाएगा। तो एक टाइम में बताते हैं, आने वाले टाइम में ये जो एरिया है यहाँ पर भूमध्य सागर, ये बंद हो जाएगा और यहाँ पर भी हिमालय के जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, बहुत सारे पहाड़ बन जाएंगे। अभी साइडों में यहाँ पहाड़ बन चुके हैं, क्योंकि क्या है कि इसमें जो यहाँ पर ये वाला एरिया ना, ये यूरोप का है। यहाँ जो पर्वत कैसे बने, जो ये महासागर है बीच में,
इससे टकराया होगा, तो हल्का सा पर्वत यहाँ बने और यहाँ गर्त का निर्माण हल्का हो रहा है। और यहाँ भी जो यहाँ पर क्या है, महाद्वीप है, और यहाँ पे सागर जो बीच में ये वाला सागर है इसका टकरा है, तो यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो गया। जब हम पीछे पढ़ चुके थे कि महाद्वीप और महासागर टकरेगा तो पर्वत का निर्माण होगा, वहाँ पे बलित पर्वतों का निर्माण होगा और गर्तों का निर्माण होगा महासागरी वाले भाग में। अब क्या है कि ये तो इधर बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है, तो एक टाइम में सागर पूरा समाप्त हो जाएगा, इसके अवसाद इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होते तो सागर पूरा समाप्त हो जाएगा और अवसाद ऊंचे ऊंचे बलित पर्वत बन जाएंगे बहुत सारे, जैसे हिमालय की तरह ऐसे बन जाएगा यहाँ पर भी। तो ये क्या है, ये उदाहरण उसी में लिया जा सकता है, क्योंकि वैसे उदाहरण तो इसमें इसको दे सकते हो कि ये यूरोप वाली प्लेट है, यहाँ भूमध्य सागर, तो ये महाद्वीप प्लेट होगी, महासागर प्लेट होगी, इनका उदाहरण ले सकते हो। लेकिन तब लोग ना अभिसरण में कि जब इसकी गति भी इधर होगी और ये महासागर गति उधर हो रही होगी और नीचे जो महासागर है और जो अफ्रीका वाली प्लेट है, अफ्रीका इधर कर रही हो और ये इधर गति कर रही हो, तो ये महासागर दोनों तरफ गति थोड़ा कर रहा है या बीच में कटक होता। तो इसलिए उदाहरण में ये हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो बीच में महासागर है तो पहले तो ये अभिसरित इनसे होगा, तो पहले जब इससे टकराया होगा थोड़ा बहुत तो यहाँ पे पर्वत बने और यहाँ पर्वत बने अफ्रीका में, और उसके बाद में जब ये पूरा भर जाएगा तब बीच में भी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत इकट्ठे होंगे। तो हिमालय देखो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो हिमालय कितना ऊंचा पर्वत और अभी भी लगा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये समझ में आया। एक उदाहरण यहाँ पे लिखा है कि यूरोप के आल्प्स पर्वत तथा अफ्रीका के एटलस पर्वत, ठीक, ये इसी का उदाहरण है कि वो अभिसरित हो रहे हैं आपस में दोनों महाद्वीप यानी कि यूरोप वाला महाद्वीप और अफ्रीका वाला महाद्वीप। लेकिन क्या, किंतु इनके मध्य अभी यानी कि अभी जो चल रहे अभिसरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है, अभिसरण पूर्ण नहीं हुआ है। और जो बीच में हमने पीछे पढ़ा ना, एक पेंजिया देखा था, बड़ा सा पेंजिया दो भागों में टूट गया, ऊपर वाला कौन सा था, अंगारा या लॉरेशिया, नीचे वाला क्या था, गोंडवाना। फिर जब टूटा ऐसे बना जाके वो, ठीक है, तो बीच में ये इसको हमने क्या बोला था, तेथिस सागर बोला था बीच वाले को। तो वो जो आज भूमध्य सागर है वो बचा हुआ कि वो तेथिस सागर ही बचा हुआ है थोड़ा बहुत, जो भूमध्य सागर है। तो क्या है, जो इनके बीच में जो एक यूरोप के बीच में, ये मान लिया यूरोप हो गया और ये मान लिया अफ्रीका मान लिया, अगर तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में सागर बचा हुआ भूमध्य सागर, जो इस टाइम पढ़ रहे हैं, जो दब खत्म होने वाला धीरे धीरे से बढ़ जाए, एक टाइम में खत्म हो जाएगा, तो वो क्या तेथिस सागर के अवशेष ही है। यानी तेथिस सागर पहले का बचा थोड़ा भूमध्य सागर बचा। तेथिस सागर इतना बड़ा था उस टाइम, पेंजिया के जो दो भाग टूटे थे तो उसके बीच का हिस्सा जो तेथिस सागर था, अब वो धीरे बंद होते होते सब मतलब गतियाँ इधर हुई हैं, सब पिंडों की जो पिंड जो बने हैं इन सब की इधर गतियाँ हुई हैं। तो गति होने के बाद में थोड़ा सा जो एरिया बचा है जो जल का, वो भूमध्य सागर बचा है, वो तेथिस सागर का हिस्सा बचा हुआ है और ये भी एक टाइम बाद बंद हो जाएगा ऐसे करके आगे, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये जो ये वाला भूमध्य सागर क्या है, वो तेथिस सागर का अवशेष ही है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि यानी क्या है, अभी मान लिया ऐसे है, ये महाद्वीप यहाँ पे, ये महाद्वीप यहाँ पे, एक बीच में सागर है, फिर बाद में क्या हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, अब साथ यहाँ इकट्ठे होने लगेंगे, ऐसे बड़े पास में आ जाएंगे, एक टाइम बाद बिल्कुल पास में आ जाएंगे ये, और यहाँ पे भी ऊँचे ऊँचे बड़े पर्वत बन जाएंगे, ठीक। तो ये गति हो जाएगी किसकी, यूरोप की और अफ्रीका वाले की। तो ये एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारे तीनों हमने देख लिए कि जब अभिसरण वाले में देख लिए तीनों, एक महाद्वीप भी टकरा लिया हमने यहाँ पर अभी, और महासागरी पहले देख लिए थे और महासागरी भी देख लिया था। तो जिसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि महाद्वीप वाला महासागर वाला, और ये भी ध्यान रखना कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, कि दो महाद्वीपी प्लेटें अभिसरित हुई हैं और वो कौन कौन सी अभिसरित हुई, इनमें एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेना अपने आप, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक। अब हम इसी थोड़ा जुड़ा हुआ कंसेप्ट पढ़ लें जो हम पीछे लिख चुके थे, बाकी इसको समझ लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बदाती वेनी ऑफ जोन क्या है, बदाती वेनी ऑफ क्षेत्र हम देखें, हमने पीछे देखा था ना कि जब प्लेट क्या होगी, यहाँ पे देखो जब प्लेट ऐसे होगी टकरा रही होगी आपस में, तो एक प्लेट इस एंगल पे चले, यानी 45 डिग्री के एंगल, छेपित वाली जो प्लेट है, यानी कि अभिसारी प्लेट किनारे में जब अभिसारित हो रही होंगी, प्लेटें अभिसारित हो रही होंगी, तो उस किनारे में यदि प्लेट 45 डिग्री के कोण पर चली जाती है, हमने बोला इसे एंगल ऑफ सबडक्शन बोलते हैं, क्षेपण का कोण या क्षेपण कोण बोलते हैं, तो एंगल ऑफ सबडक्शन या 45 डिग्री हो, और ये जो प्लेट होगी ये कितनी गहराई तक चली जाएगी, 700 किलोमीटर गहराई तक, ठीक है, 700 किलोमीटर गहराई तक अंदर चले जाती है। जो बदाती वेनी ऑफ जो इनको पीछे हमने चित्र बनाया तो उसमें ऐसे लिख लें, जो प्लेट का हमने डायग्राम बनाया था नीचे, तो ये लगभग क्षेपण बिंदु से नीचे 700 किलोमीटर तक चली जाती है। तो क्षेपित भाग इसमें 700 किलोमीटर तक प्रवेश कर जाता है और वहाँ पे नष्ट हो जाता है, जाके यहाँ पे अभी आप दुर्बलता मंडल में खत्म होने लगेगा। तो जब दुर्बलता मंडल में खत्म होने लगेगा तो क्या ज्वालामुखी उद्गार तो होंगे संग में, लेकिन इस पर क्या होगा, यहाँ पर इस प्लेट, अब ये प्लेट कैसी है, ये थोड़ी ढलान लायक प्लेट है, ठीक, नीचे पैदल, तो यहाँ पर ऐसे भूकंप मूल बन जाते हैं। भूकंप मूल यानी कि यहाँ से भूकंप जहाँ से जनित होता है, यहाँ से तरंगें निकलने लगेंगी यहाँ से, तो यहाँ से PS जो वेव हमने पढ़ी थी वो सब तरंगें ऐसे निकलेंगी यहाँ से और यहाँ पर हिट करेंगी जाके क्षेपण बिंदु के पास में जाके। तो इस वाले जहाँ पे भूकंप बनता है, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, बदाती वेनी ऑफ क्षेत्र या फिर बदाती वेनी ऑफ जोन। ये बदाती वेनी ऑफ दो नाम के वैज्ञानिक थे, बदाती और वेनी ऑफ नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा पता लगाया, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ सबडक्शन कितना 45 डिग्री हो। और उसके बाद फिर हमने समझ भी लिया था उसमें कि अगर एंगल ऑफ सबडक्शन जितना कम होगा, यानी कि अगर ये एक प्लेट ये और 45 से कम होगा
तो क्या होगा, भूकंप मूल क्या बनेंगे, क्षेपण बिंदु से सबडक्शन पॉइंट से दूर बनेंगे, भूकंप मूल यहाँ बनेंगे ना, या जो भूकंप जाएंगे वो क्षेपण बिंदु से दूर आएंगे। और एंगल ऑफ सबडक्शन जितना ज़्यादा होगा एक प्लेट जे, और जितना एंगल ऑफ सबडक्शन ज़्यादा होगा 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो भूकंप मूल क्या बनेंगे, बिल्कुल क्षेपण बिंदु के पास तो बनेंगे, यहाँ पे यही बनेंगे भूकंप, यहीं पे तो आएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ हमने देख लिया था, बताती है वेन्यू जोन के। तो बताती है वेन्यू ऑफ जोन, बस इतना ध्यान रखना है कि कभी कोई पूछे तो क्या बताती है वेन्यू ऑफ जोन, नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया कि जब एंगल ऑफ सबडक्शन 45 डिग्री पर हो, क्षेपित भाग हो, तब क्या है, भूकंप गहरे क्षेत्र मतलब गहराइयों पर जो ढाल युक्त बन जाती है। यहाँ पे ना लिखा हमने कि क्षेपित भाग ढाल युक्त हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ढाल की तरह बन जाता है। उस ढाल पर क्या होगा, विभिन्न गहराइयों वाले भूकंप मूल बनते हैं। उस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, वेन्यू ऑफ, या बताती वेन्यू ऑफ क्षेत्र, या बताती वेन्यू ऑफ जोन। ये एक टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी से सब जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि हमने देखा था अब जब प्लेट अभिसरित हो रही है तो अभिसरित होने से ये बताती वेन्यू ऑफ क्षेत्र जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। अब इसी से प्लेटें जब अभिसरित हो रही हैं, थोड़ा सा संरक्षी वाला भी हिस्सा आया है उसमें, लेकिन ज़्यादा तो अभिसरण हो रहा है, तो अभिसरण में ही एक टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, परिप्रशांत मेखला बोलते हैं, जिसे इंग्लिश बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। मतलब मेन तो नाम इसी से चलता था पहले बहुत, फिर बाद में यूपीएससी ने एक बार ये पूछ लिया था परिप्रशांत मेखला लिख के, तो ये नाम भी फेमस बहुत ज़्यादा हो गया। तो परिप्रशांत मेखला, अग्नि वलय भी बोलते हैं हिंदी में, सर्कम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, एक नाम और बोलते हैं एंडेसाइट, मैंने बताया भी था, एंडेसाइट लाइन, ठीक है। यानी कि इस वाले एरिया से एंडेसाइट लावा ज़्यादा निकलता है इस वाले क्षेत्र से, तो इसी को एंडेसाइट लाइन भी बोलते हैं। लाइन का मतलब जो लाइन पंक्ति होती है ना, वो लाइन लिखा है, तो एंडेसाइट लावा निकलता है, उस लावा के नाम से इसको एंडेसाइट लाइन भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि ये क्या, प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। यानी कि अगर हम एक डायग्राम बनाएं, तो हमने देखा था, हमने कल देखा था ना, कि ऐसे विश्व को अगर हम ऐसे देखते हैं कि हम वर्ल्ड मैप एक बनाते हैं, तो वर्ल्ड मैप हम पहले ऐसे देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि भारत यहाँ पे है, फिर यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है ऐसे करके, और यहाँ पे यूरोप एशिया वगैरह सब हो गया, और यहाँ पे ये उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका ऐसे देखते हैं, ठीक। तो ये अटलांटिक महासागर ऐसे बनाते हुए, ठीक है। तो लेकिन क्या है, और ये यहाँ पे ये एरिया और ये वाला एरिया, ये प्रशांत महासागर हो गया। अब क्या, प्रशांत महासागर को हम इधर बढ़ा लें, यानी कि मैप अगर हम ऐसा बना दें, तब एक मैप का वर्ल्ड मैप दो तरीके से आजकल चलते हैं ज़्यादातर। तो अगर वर्ल्ड मैप में अगर हम ऐसे देखें वर्ल्ड मैप, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका वाले, यानी कि ये सब जो एरिया बन जाएगा, यहाँ पे भारत यहाँ पे कर दें, और यहाँ जापान वगैरह ये वाला सब एरिया है, इंडोनेशिया महाद्वीप वैसे कर सब हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा ये हो जाएगा नीचे, मान लिया थोड़ा सा भारत और इधर आ जाएगा, ठीक। और ये सब ऐसे होते 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 यहाँ पर उत्तर अमेरिका हो गया, मान लिया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया ऐसे अगर मान लिया, ठीक। हालांकि दक्षिण अमेरिका बिल्कुल साइज नहीं, तो ये वाला प्रशांत महासागर हो गया पूरा। तो ये बिल्कुल जो परिप्रशांत मेखला है, ये बिल्कुल कैसे घोड़े की नाल की तरह में लिख रखा है, घोड़े की नाल की तरह ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे पूरा है, ठीक। ऐसे कर इस वाले एरिया में, यानी जापान वाले क्षेत्र को टच करते हुए सब जापान वगैरह इससे सब बने। तो इनमें जो इन वाले किनारे में जब कोई प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, तो कहीं ज्वालामुखी द्वीप बन रहे हैं, हमने पीछे पढ़ा ना, ज्वालामुखी द्वीप जापान ऐसे ही बना, इंडोनेशिया के द्वीप बने, कहीं पे देखा कि हमने क्या है, कंटिनेंटल तो पर्वत बन रहे हैं, कहीं पे देखा गर्त बन रही है, ये सब क्या इसी एरिया में बन रहे हैं। तो इस वाले एरिया में क्या, भारत यहाँ पर जो इस वाले पूरा प्रशांत महासागर घेरे घोड़े के नाल की तरह, तो इसमें परिप्रशांत मेखला क्या है, प्रशांत महासागर को घेरे हुए पूरा, ये प्रशांत महासागर इसको पूरा घेरे हुए घोड़े की नाल की तरह दिखता है, तो ऐसे करके इसको बोल दिया। और ये पूरी जो लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और क्या, कितना चौड़ा है आपस में, कितना चौड़ा है, तो 500 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है, ठीक। और फिर शुरू कहाँ से होता है, अगर मान लिया अगर अंटार्कटिक से यहाँ शुरू कर रहे हैं, ये अंटार्कटिक वाला एरिया है जो दक्षिण अमेरिका का, इधर से शुरू करें अगर, तो अंटार्कटिक के जो यहाँ पे माउंट एरेबस नाम से क्षेत्र है, वहीं पे ज्वालामुखी भी है माउंट एरेबस नाम से, तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी से प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिकी, यानी कि दक्षिण अमेरिकी ये, फिर उत्तरी अमेरिकी, ठीक है, उत्तरी अमेरिकी हो गया ये, फिर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि जो एशिया वाला भाग ये है, तो एशिया का पूरा भाग ये है, एशिया भारत में दक्षिण एशिया में बताते हैं, ठीक है, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो दक्षिण एशिया में बताते हैं। तो दक्षिण इधर के लिए हो गया, ये एशिया में भारत आता है ना, तो एशिया सब यहाँ पे, तो ये दक्षिण वाला एरिया हो गया, भारत दक्षिण एशिया में आता है, और पूरा इधर के लिए हो गया, तो दक्षिण पूर्वी ये वाला एरिया, दक्षिण पूर्वी एरिया, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया, यानी कि पूरब वाला एशिया, जैसे फिलीपीन वगैरह सब आते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक। तो यानी कि पूर्व, समझ में आ रहा है ना, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से होते हुए, यानी कि अंटार्कटिक हुआ, फिर दक्षिण अमेरिकी, उत्तरी अमेरिकी, ठीक है, और पूर्वी एशिया पहले आएगा, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से होते हुए न्यूजीलैंड तक, यानी कि ऐसे पूरा क्षेत्र जो स्टार्ट हुआ इस वाले एरिया में, इस एरिया को बोलेंगे रिंग ऑफ फायर बोलेंगे। तो अब क्या, इस वाले में एरिया फैला हुआ है, और इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलने लगे क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ सब ज्वालामुखी वाले क्रियाएं घटनाएं हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखा ना कि कहीं पे लिखा भी होगा मैंने,
इसलिए इसे ये लिखा है 550 ज्वालामुखी, मतलब विश्व की कुल सक्रिय ज्वालामुखी 550 ज्वालामुखी, 2/3 ज्वालामुखी यहीं पर है इसी क्षेत्र में, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यानी क्योंकि अधिक लगभग कितने 300 के आसपास, 300 से ऊपर निकल जाएंगे, 300 प्लस निकल जाएंगे, तो 300 प्लस ज्वालामुखी तो यहीं पर है। ठीक है, 550 टोटल इतनी एरिया, बाकी पूरे विश्व में और अलग अलग कहीं पे है, तो इसलिए इसमें इतने ज़्यादा आग है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलने लगे। एक रिंग ही तो बना रही पूरी तरीके से, तो इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर बोलने लगे। ठीक, तो ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र यहाँ से होते होते यानी कि शुरू करेंगे अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से और न्यूजीलैंड तक पहुँच रहा है। ठीक, अब क्या है, इसके अधीन निम्नलिखित भूभौतिकी परिघटनाएं होंगी, यानी हमें हेडिंग में डालेगी परिप्रशांत मेखला तथा भूभौतिकी परिघटना, यानी परिप्रशांत मेखला को समझाओ क्या है। परिप्रशांत मेखला ये है और इसके अधीन या फिर इसके कारण होने वाले कि भूभौतिकी परिघटनाएं क्या है, पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। ये जो पृथ्वी पर है तो कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, ये लिखा है सी यानी कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय अभिसरण। जब महाद्वीपीय अभिसरण हो रहा है यानी कि दो महाद्वीप प्लेट मिलती है, तो हमने देखा बलित पर्वत बन रहे हैं, जैसे एंडीज और रॉकी बलित पर्वत, यानी कि इसके परिप्रशांत मेखला के आसपास घटनाओं में क्या हो रहा है, ये नहीं बलित पर्वत मिल रहा है यहीं पे हमें। तो हमें रॉकी एंडीज, तो कोई एंडीज कहाँ पढ़ा था हमने, इसमें पढ़ा था दक्षिण अमेरिका में, रॉकी कहाँ पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था हमने उत्तरी अमेरिका में। तो ये ऐसे पर्वत मिल रहे हैं। ओशियानिक ओ का मतलब ओशियानिक यानी महासागरी जब अभिसरण होगा, तो हमने देखा था क्या, जापान के द्वीप समूह बन गए थे यहाँ पे ओशियानिक प्लेट होगी, ओशियानिक प्लेट होगी, तो यूरेशिया और हमने देखा था फिलीपीन वाला ये सब प्लेट पर टकराई थी आकर। तो हमने देखा जापान का त्रिसंधि स्थल देखा था, एक तो कौन सी प्लेट टकरा रही है, एक तो प्रशांत प्लेट है, एक यूरेशियाई प्लेट है, और एक कौन सी है, फिलीपीन प्लेट भी। 3 प्लेट हमने देखी थी जापान के अभिसरण में, 3 प्लेटें आ रही थी। तो जापान है, इंडोनेशिया है, फिलीपीन भी हमने इसी में देखा था। तो ये सब द्वीप समूह बन रहे हैं, ज्वालामुखी द्वीप समूह है, ये किसी के कारण बन रहे हैं, यही इसी एरिया में बन रहे हैं। ठीक है, इसके अधीन ही फिर हम देखा कि गर्त बहुत सारे बन रहे हैं, तो मरियाना गर्त है, पेरुचिली गर्त है, जापान गर्त है। ठीक है, ये सब इसी एरिया में बन रहे हैं ना, तो ये सब इसी एरिया में बन रहा है, तो ये गर्तों के नाम इसमें लिख देंगे। फिर क्या हमने देख लिया 550 ज्वालामुखी, मतलब जो विश्व में इतने लगभग 550 ज्वालामुखी सक्रिय है एक्टिव वोल्केनो में, जिसमें लगातार अभी भी लावा निकलता रहता है, तो उसके 2/3 ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पड़ रहे हैं। फिर क्या है, तीव्र भूकंप तथा ज्वालामुखी, यानी कि यहाँ इसी वाले एरिया में बहुत सारे भूकंप आएंगे, बहुत सारे ज्वालामुखी भी आएंगे। ठीक है, और बाकी ये क्या संरक्षित प्लेट किनारा, हमने एक बार समझा था कि ना तो प्लेट जब ना तो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं और ना तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जब ऐसी स्थिति नहीं बन रही होगी तो प्लेटें क्या थोड़ी बहुत टकरा के निकल रही हैं, रगड़ खाती हुई निकल रही होंगी। रगड़ खाती हुई जब निकल रही हैं तो उसको बोलते हैं संरक्षित प्लेट किनारा। और ये अभिसारी प्लेट किनारा हो गया, ये अपसारी हो गया। लेकिन जब रगड़ खाती हुई एक दूसरी तरफ निकल रही तो उसको क्या बोलेंगे, संरक्षित प्लेट किनारा। तो संरक्षित प्लेट किनारा और तथा आंतरिक भाग में हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम, मतलब क्या है, मतलब ये यहाँ पर कि अगर जब प्लेटें रगड़ खाती हुई निकल रही हैं तो उसमें क्या, और आंतरिक भाग में प्लेट, अगर कोई ऐसी प्लेट है तो प्लेट के आंतरिक भाग में यहाँ पे किनारे पे नहीं, बीच में यहाँ पे देख रहे हैं थोड़े लावा वगैरह हमें मिल रहा है, यहाँ पे लावा पठार मिल रहे हैं, बेसाल्टिक लावा पठार मिल रहे हैं। तो वो कैसे मिल रहे हैं, तो ये सब ऐसे ही कि प्लेटें जब ऐसे आपस में निकलती हैं रगड़ खाते हुए और किसी हॉट स्पॉट के नीचे निकल जाती हैं। तो जैसे एक यहाँ पे हॉट स्पॉट है, जैसे ये जो लावा जो मैग्मा है नीचे, तो इसको हॉट स्पॉट बोलेंगे। जब ये ऊपर मुखी गति करेगा, लावा का आरोहण होगा ऊपर के लिए, ठीक है, तो जब ये ऊपर की मुखी गति कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले इसको मेंटल प्लूम। ठीक, और नीचे क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट। इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे इकट्ठा है इसे बोलेंगे हॉट स्पॉट, और जो लावा है ऊपर मुखी गति कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, मेंटल प्लूम। अब ये प्लेट को मान लो, इस प्लेट की गति मान लो इधर को है, तो इस प्लेट की जब गति इधर को, तो एक टाइम बाद प्लेट ऐसे ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ बीच में प्लेट के बीच में ज्वालामुखी लावा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अगर प्लेट थोड़ी कच्ची होगी वहाँ से और वहाँ पे थोड़ा दरार वगैरह फिसर वगैरह भ्रंश वगैरह पड़ेगा, तो भ्रंश के सहारे वहाँ पे क्या होगा, लावा पठार यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो लावा जब पठार बन जाएंगे, ऐसे करके भारत में देखेंगे दक्कन पठार बना हुआ है, इसी कारण से वो भी हम समझेंगे आगे। अभी आगे जब अपसारी पढ़ेंगे, अपसारी में देखेंगे और असंरक्षित प्लेट किनारे देखेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि हॉट स्पॉट क्या है, पहले हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम में समझना। हॉट स्पॉट क्या है, लावा नीचे इकट्ठा है सब बहुत सारा, इसको हॉट स्पॉट बोलेंगे। लावा ऊपर उठ रहा है, इस वाले जो एक खंबे जैसी आकृति बन रही है, इसको क्या बोलेंगे, मेंटल प्लूम। ठीक है, और प्लेट इसको ऊपर निकलेगी तो लावा पड़ा रहा है, यानी क्या, संरक्षित प्लेट किनारा तथा आंतरिक भाग में, यानी प्लेट के आंतरिक भाग में, जो प्लेट के अंदर बीच में भाग में क्या हॉट स्पॉट मेंटल प्लूम की गतिविधियाँ भी पाई जाती हैं इस वाले किनारे में। तो जो हमने देखा ना, पूरा घोड़े किनारे जैसे प्रशांत मेखला थी, इसके एरिया में कहीं पे प्लेट के आंतरिक भाग में हमने ऐसा भी देखा है कि ये हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम जैसी गतिविधियाँ होती हैं। तो हम ये हॉट स्पॉट मेंटल प्लूम भी क्या है वो भी हम आगे समझेंगे, अभी ज्वालामुखी जब पढ़ेंगे। लेकिन ये अभी हमें समझना था। हमने देख लिया कि कॉन्टिनेंटल देख लिया, कॉन्टिनेंटल ओशियानिक देख लिया और ओशियानिक देख लिया। अब हमें देखना है क्या, इसके बाद ये सब अभिसरण वाले में पढ़ रहे थे, हमें कौन सी पढ़ना, अब अपसारी प्लेट किनारा पढ़ना। उसके बाद संरक्षित प्लेट करना पड़ना, वो थोड़े छोटे मेन अभिसारी वाला था कि इसी से हमने सब कुछ समझ लिया। अब क्या खाली कुछ मैं बोलना है कि टकराया तो बलित पर्वत बनेंगे, तो बलित पर्वत में अपने आप समझाएंगे बलित पर्वत कैसे बनेंगे, पहले सब कुछ डायग्राम में समझाना था। तो ये समझ में आया क्लियर। एंडेसाइट लाइन किसे बोलते हैं, यही एंडेसाइट लाइन है, यही क्या है, परिप्रशांत मेखला है, यही अग्निवलय है, ये इंग्लिश में सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, यही रिंग ऑफ फायर है। ठीक,
इसके नाम ही सब ध्यान रखना, तो हम अगली क्लास में देखेंगे।